नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे देश में दिखने वाले, वर्तमान समय में चलने वाले राजनीतिक भूचाल को लेकर। चूंकि एनडीए गठबंधन को जरूर बहुमत प्राप्त हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े से 32 सीट पीछे छूटकर 240 सीटों पर अटक गई है। ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अपने वैसे गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ रहा है जो भरोसेमंद नहीं है। जी हाँ, दो गठबंधन सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर लगातार चर्चा जो है कि वो चल रहे हैं। और ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल, पहले तो ये खबरें आ रही थी कि वो सीधे सीधे रात में जाएंगे, सभी गठबंधन सहयोगियों का समर्थन पत्र लेकर वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे सरकार बनाने के लिए, दावा पेश करने के लिए। लेकिन वो मामला भी टल गया है एनडीए के बैठक के बाद। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देखिए, सबसे बड़े सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से महामहिम का निमंत्रण सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को वो निमंत्रण प्राप्त होगा। लेकिन मुख्य चुनौती जो उत्पन्न होगी, वो चुनौती उत्पन्न होगी सदन के भीतर फ्लोर टेस्ट के ऊपर। मित्रों, आप लोगों को याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जब 1996 में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आए थे, तो राष्ट्रपति ने उन्हें ही जो है कि उन्हें शपथ दिलवाया था। और फ्लोर टेस्ट करने के लिए जब कहा था तो 13 दिनों बाद सदन के भीतर वो फ्लोर टेस्ट नहीं कर पाए थे और वह सरकार केवल और केवल 13 दिनों के बाद गिर गई थी। प्रथम बार की स्थिति। द्वितीय बार अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार दूसरी बार फिर से चुनाव होने के बाद बनी वो सरकार, तो वहाँ पे स्थितियाँ क्या रहीं? वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 महीने तक ही सरकार चला पाए थे और वो सरकार उनकी एक वोट से गिर गई थी सदन के भीतर। यहाँ पे अभी मैं दूसरी स्थिति के बारे में नहीं बोलूँगा कि वो 13 महीने वाली स्थिति, लेकिन फ्लोर टेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होने की संभावना है। इसलिए कि नीतीश कुमार के हाल के समय के जो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम रहे हैं, उनकी राजनीतिक निष्ठा कभी भी वो एक समूह के साथ नहीं रहते हैं। कभी वो टीम इंडिया के गठबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन चुनाव से एन वक्त से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के पास साथ चले गए। और चंद्रबाबू नायडू का भी जो पुराना रिकॉर्ड है, चंद्रबाबू नायडू जी को बीच में जो है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और उस गिरफ्तारी में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही कारण है कि गठबंधन के इनके जो तमाम सहयोगी हैं वो कितने विश्वस्त होंगे, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती की स्थिति बनी हुई है। और चुनौती केवल इनके गठबंधन सहयोगियों के स्तर पे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक तरह से अभी वो स्थितियां बनी हुई हैं जहां पे अगर मैं कह दूं कि तूफान के पहले की एक शांति की स्थिति बनी हुई है। उसके बाद वो तूफान क्या रूप लेगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये तमाम घटनाएं। लेकिन मित्रों, एक चीज़ जिसकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण कराऊंगा, आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मुझे प्राप्त हुआ और तमाम जो मैंने विश्लेषण किए लोकसभा चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में लगातार कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के परिणाम चौंकाएंगे लोगों को। हालांकि आप लोग जो हमारे दर्शक रहे, आप लोग उत्तर प्रदेश में जो है कि 43 सीटें इंडिया अलायंस को आई हैं, आप लोग बिल्कुल नहीं चौंके होंगे। और जो कई अभी अयोध्या को लेकर देश भर में जो है कि कोहराम की स्थिति मची है कि इतने भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट पर कैसे हार गई। हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, चुनाव से पहले ही हमने एक वीडियो बनाया हुआ था मित्रों, जिसमें मैंने सीधे सीधे कहा था कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी बुरी है। जो मैंने अनुमान लगाए थे अयोध्या को लेके, वो अनुमान बिल्कुल 100% सही निकले थे। इसके अलावा भी अजय मिश्र टेनी से सही संबंधित और दूसरे कई लोगों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग, मैंने पहले ही कहा था कि स्मृति ईरानी की स्थिति काफ़ी बुरी है, वो हारने वाली है। मेनका गांधी की स्थिति काफ़ी बुरी है, वो हारने जा रही है। उन तमाम सीटों को आप लोग देख सकते हैं, हमारे टाइमलाइन पे पीछे जाएंगे तो तमाम वीडियो बने हुए दिखेंगे आप लोगों को मित्रों। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ हो, वो विश्लेषण बिल्कुल सटीक विश्लेषण रहा हमारा। राजस्थान से संबंधित विश्लेषण, राजस्थान में जिसमें कोई नहीं मान रहा था कि राजस्थान में इंडिया अलायंस को सीटें निकलने वाली हैं, लेकिन मैं ग्राउंड पे गया था और ग्राउंड पे जो सिचुएशंस मैंने देखे, मैं बार बार शेखावटी क्षेत्र या तमाम दूसरे क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा था। आप लोग देखेंगे गंगानगर पे मैंने सीटें बनाई हुई है, अलग अलग लोकसभा सीटों को लेके मैंने बनाई है और वो अनुमान पूरे के पूरे काफ़ी हद तक सही गए हैं और सीटों की संख्या में भी सही गए हैं।
महाराष्ट्र को लेकर मैं पिछले 1.5-2 साल पहले से ही लगातार मैं कह रहा था कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी के 2004 में जब चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी 13 लोकसभा सीटों पे पहुंची थी, लेकिन इस बार नहीं पहुंचेगी। और जो तमाम राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र के दिख रहे थे वो सीधे सीधे मैं 1.5 साल पहले से कह रहा था। इसलिए निष्पक्ष, तटस्थ और सही विश्लेषण सुनने के लिए आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास, भरोसा जताया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी राजनीतिक स्थिति के निष्पक्ष, तटस्थ मूल्यांकन के लिए मुझे सुनते रहें और अपना आशीर्वाद और प्यार यूं ही बनाए रखें। अब आता हूं फिर से मैं अभी के मुद्दे के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी अहंकार में उनसे कई बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हुई। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं कहूं, मैंने बार बार अपने विश्लेषण में पहले के वीडियो में भी मैंने कहा है, 7 चरण का लंबा चुनाव बीजेपी को डुबाने वाला रहा। पूर्वांचल तक जाते जाते बीजेपी की नैया पूरी तरह से डूबती हुई दिखी। लोग लगातार तुलना करते हैं। मैं केवल 2 लोकसभा सीटों की तुलना कर रहा हूं मित्रों, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, बनारस संसदीय सीट की और अमेठी संसदीय सीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। केएल शर्मा 1,62,000 वोटों से स्मृति ईरानी को हराते हैं। तो एक कांग्रेस का गढ़ और एक बीजेपी का गढ़। प्रधानमंत्री कहाँ तो 4 लाख वोटों से ऊपर जो है कि वो जीतने वाले प्रत्याशी थे। 4 लाख से ज़्यादा उनको वोट पिछले चुनाव में प्राप्त हुए थे। ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकटपूर्ण स्थिति को दिखाता है कि बीजेपी वहाँ पे जो उनकी पकड़ थी वो काफ़ी ढीली हुई है और वो ज़मीन पे लगातार नज़र आ रहा था। और इसके लिए अगर मैं कहूँ तो अखिलेश और कांग्रेस की जो अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी की जो रणनीति थी वो काफ़ी ज़मीन पर कामयाब रही। और उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को चौंकाने वाला काम करेगा, महाराष्ट्र देश की राजनीति को चौंकाने का काम करेगा। और ये 2 राज्य क्योंकि भारत के लोकसभा चुनाव के दृष्टि से, लोकसभा सीटों के दृष्टि से सबसे बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं, इसका परिणाम ही हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर दिखाई दे रही है। कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि मोदी जी के समक्ष अब ऐसी चुनौतियां आ जाएंगी कि उनके गठबंधन सहयोगी उनके पास अब ये मांग रख रहे हैं कि हमें 3 सीट चाहिए, हमें गृह मंत्रालय भी चाहिए, वित्त मंत्रालय भी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू के लिए हमेशा सबसे प्यारा चीज़ रहा है मित्रों लोकसभा अध्यक्ष। जब वो पहले भी गठबंधन सरकार को सहयोग समर्थन कर रहे थे तो उस ज़माने में जीएमसी बाला योगी को उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष बनवा दिया था उन्होंने। और इस बार भी वो लोकसभा अध्यक्ष बनाने के लिए अड़े हुए हैं। आप सोच सकते हैं, तमाम हम लोगों ने पिछले विश्लेषण में आप लोगों ने सुना कि लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका कितनी बड़ी है इस समय। अगर बीजेपी से गठबंधन सहयोगी लोकसभा अध्यक्ष का पद मांग लें, दल बदल के परिस्थिति में निर्णय लेने के तमाम समग्र अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होते हैं, राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष के पास होते हैं। यानी अपने शक्ति को, एक अपने महत्वपूर्ण शक्ति को भी अगर बीजेपी को देने की स्थिति आ जाए और गठबंधन सहयोगी वह भी मांग ले तो बीजेपी के लिए स्थिति बुरी है। उनसे वित्त मंत्रालय भी मांग रहे हैं सहयोगी, गृह मंत्रालय भी मांग रहे हैं, रक्षा मंत्रालय भी मांग रहे हैं, विदेश मंत्रालय भी मांग रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आश्चर्यजनक चीज़ तो यह है कि फिर बीजेपी के पास बचेगा क्या। ये तो उस संदर्भ की चर्चा हुई। लेकिन जो सबसे बड़ी स्थिति है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ तो लेंगे, लेकिन क्या वो अपना तीसरी वो फ्लोर टेस्ट में वो निकल जाएंगे? मुझे इसकी संभावना मित्रों काफ़ी कम नज़र आ रही है। और जो तमाम घटनाएं घट रही हैं इस समय, आप लोगों ने तमाम वो तस्वीरें देखी होंगी। जब पटना से फ्लाइट में वो तस्वीरें दिखती हैं कि कल एनडीए की भी बैठक थी, कल बैठक थी इंडिया अलायंस की भी, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा तेजस्वी यादव वो भी उसी फ्लाइट में सवार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो भी जो है कि उसी फ्लाइट में बैठे हुए थे। पहले तो दोनों आगे पीछे की सीट पे बैठे हुए थे, बाद में दोनों एक ही सीट पे वार्तालाप करते हुए दिखाई दिए, चाचा भतीजा। बहुत कुछ बड़े संकेत हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती जमीन पे नहीं, उनको हटाने की चुनौती 30,000 फुट के ऊंचाई पे रची गई। जो चीज़ें हैं वो काफ़ी चौंका देने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि जो 10:40 से फ्लाइट पटना से दिल्ली के लिए चली थी, उसके पहले अगर हम लोग देखें तो ऐसा नहीं कि पटना से जो है कि कोई रेगुलर फ़्लाइट्स की संख्या में कोई कमी है। आप अगर देखें तो उसके पहले
9 बजे भी फ्लाइट थी, 10 बजे भी थी, रेगुलर जो चल रहे हैं वहाँ से 10:40 के बाद फिर 11:30 पौने 12 बजे भी थी, अगली भी थी। तो लेकिन दोनों एक ही में आ रहे हैं, तो इसके संकेत काफ़ी गहन है और वो संकेत दिख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा वो सदैव मांगते हुए रहे और इस मांग के लिए भी गंभीर है। इसके लिए बड़े चीज़ परिवर्तन करने होंगे भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी चीज़, अगर हम लोग मित्रों ये चीज़ कह रहा था कि उसी बिहार में भी नीतीश कुमार के सामने में कुछ बड़ी चीज़ें। बिहार को जब प्रधानमंत्री मोदी कुछ वर्ष पहले बिहार गए थे, अभी ताज़ा उनके बयान नहीं है, ये पहले के बयान हैं, उन्होंने बिहार में जाके एक बड़ा सा बयान दिया था, आपको 80,000 करोड़ चाहिए कि 90,000 करोड़ चाहिए, 90,000 करोड़ चाहिए कि 1,00,000 करोड़ चाहिए, 1,00,000 करोड़ चाहिए कि 1,10,000 करोड़ चाहिए, 1,10,000 करोड़ चाहिए कि 1,20,000 करोड़ चाहिए। और लास्ट में ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बिहार को पैकेज नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री, बिहार को शायद कुछ क्या दे रहे हैं वो। और लास्ट में प्रधानमंत्री ने कहा था बिहार को 1,25,000 करोड़ के पैकेज दिए जाएंगे। उस पैकेज का 1 रुपया बिहार और बिहार वासियों को आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। बिहार में 2005 से नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है। केंद्र में भी अगर हम लोग देखें, बीच बीच में नीतीश कुमार जरूर जो है कि विपक्षी खेमे में गए, लेकिन वो काफ़ी अल्प अवधि के लिए, चूँकि अभी भी जो पिछला अवधि था वो केवल 17 माह की अल्प अवधि रही। अधिकांशतः नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहे। अब बीजेपी के लिए होगा कि वो 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज है वो पैकेज देने की घोषणा। नीतीश कुमार के और भी बहुत सारे मांगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति यह है कि एनडीए में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है मित्रों, समझिए इस चीज़ को। और इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री पद के लिए भी रिक्ति है। यानी अगर आप राजनीति में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं और लग रहा है कि एनडीए में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने हैं, तो दूसरे खेमे की तरफ से प्रधानमंत्री का पद भी जो है कि वो खुले ऑफर के रूप में उपस्थित है। इसलिए राजनीतिक समीकरण जितने सीधे सरल दिख रहे हैं इस समय, वो इतने सीधे सरल नहीं है राजनीतिक समीकरण। और भले ही कैमरे के सामने में शरद पवार कह रहे हों कि हमने ना तो जो है कि किसी से बात हमने नहीं की है, लेकिन शरद पवार ने भी चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की है। शरद पवार ने जो है कि नीतीश कुमार से भी बातचीत की है। पर्दे के पीछे से लगातार समूह के बातचीत करने की प्रक्रिया चल रही है मित्रों। और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्हें गठबंधन सरकार चलाने का उन्हें कोई जो है कि अनुभव नहीं था। वो हमेशा से उन्होंने प्रचंड गठबंधन बहुमत की सरकार चलाई मुख्यमंत्री के रूप में, और जब वो दिल्ली आए तो 2014 में भी और 2019 में भी बहुमत की सरकार चलाई उन्होंने। यही कारण है कि एनडीए शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से सुनने के लिए हम लोगों को कभी नहीं मिलता था। धीरे धीरे प्रधानमंत्री के मुंह से भारतीय जनता पार्टी भी नहीं मिलता था, क्योंकि जिस समय भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ उसमें बीजेपी शब्द का प्रयोग, भारतीय जनता पार्टी शब्द का प्रयोग काफ़ी कम हुआ। लगातार वहाँ पे अगर किसी चीज़ का प्रयोग हुआ वो था मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ये करेंगे, मोदी वो करेंगे, मोदी ये देंगे, मोदी वो देंगे। यानी एनडीए को भी छोड़ के, बीजेपी को छोड़ के जो पार्टी बिल्कुल मोदी सेंट्रिक हो गई थी, चुनाव के दिन जब प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए आते हैं तो अचानक से वो कहते हैं एनडीए को जो है कि जनता ने जनादेश दिया है। सोचिए जनता की स्थिति कितनी मजबूत होती है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर 240 पर रोक दिया जनता ने, तो अब प्रधानमंत्री एनडीए का नारा लगाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। मित्रों, जो सबसे बड़ी बात है, एनडीए की बैठक कब हुई थी? आखिरी एनडीए की बैठक तब हुई थी। इसके पहले एक तो कल जो है कि एनडीए की बैठक हुई है, और इसके पहले एनडीए की बैठक तब हो रही थी जब इंडिया अलायंस की बैठक हो रही थी, और आनन फानन में एनडीए की उसके तुलना में करके कि नहीं अगर उधर इंडिया अलायंस है तो इधर भी एनडीए है, एक कंपटीशन में एक बार एनडीए की बैठक हुई थी। नहीं तो अगर पिछले 10 वर्षों में हम लोग एनडीए का इतिहास ढूंढने के लिए जाएं तो वो इतिहास खोजे हुए नहीं मिलता है हम लोगों को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर जो है कि अब अपने आप को अटल बिहारी वाजपेयी के अवतार में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी उनके लिए चुनौती बनती जा रही है उनका पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल। और ये स्थितियां ऐसी हैं कि यहाँ से राजनीतिक समीकरण बहुत तेज़ी से बदलते हुए चले जा रहे हैं मित्रों, और उनकी चुनौतियां बढ़ती हुई चली जा रही हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा और वहाँ से एकनाथ शिंदे के समूह को अलग किया, हुआ तो राजनीति में स्वीकार्य है मित्रों, लेकिन
उद्धव ठाकरे से न केवल पार्टी का नाम छीना बल्कि पार्टी के चुनाव चिन्ह को भी छीन लिया गया। शरद पवार के साथ भी न केवल उनके पार्टी को तोड़ा गया बल्कि उनके पार्टी के चुनाव चिन्ह को भी छीन लिया गया। और यही कारण है कि महाराष्ट्र की जनता में इसका संकेत गलत गया, लेकिन देश भर के क्षेत्रीय दलों में इसका संकेत कैसा गया कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों के साथ कैसा व्यवहार करके। यही कारण है कि अब उन्हीं क्षेत्रीय दलों के साथ जब बीजेपी को सरकार बनानी है तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ी हुई है और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी के लिए चिंता बढ़ी हुई है। और वो चाहते हैं कि अब उनके इस इतिहास को याद न किया जाए और उन्हें अब सॉफ्ट रूप में देखा जाए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को देखा जाता था। ये तमाम चुनौतियां बनी हुई हैं और जिसके कारण से उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के ऊपर बड़े संकट के बादल गहरा रहे हैं। धन्यवाद मित्रों।